आज का देखिए बी खंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग का अकाउंटेंसी का दूसरा सेट है और दूसरा सेट का जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। पूरा 100 आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, प्लस में आपको सब्जेक्टिव कराया जाएगा और आपको बाकी मैथ भी क्लियर कर दिया जाएगा। वसूली खाता क्या है? व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं, तो उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्स वाई एंड जेड मतलब 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करते हैं। यदि जेड का मृत्यु हो जाता है, जेड का यदि मृत्यु हो जाता है तो एक्स और वाई का नया अनुपात क्या होगा? तो सर एक्स वाई का नया अनुपात क्या होगा? 2-3 लॉक कर दीजिए इसको। छोटी तुम्हारे हिसाब से कौन सा आंसर सही है? 3-2 सही आंसर है। 2-3 तो ये हुक्म नहीं करेगा। यदि तुम ये सोच रहे हैं 2-3 करके तो ये गलत है। अब देखो ये जीवित है, इसका मृत्यु हो गया तो 2-2 मतलब कि 1/2 1/3 के हिसाब से कह रहा है कि 2-3 का रेशियो है, जो कि बिल्कुल ही गलत रेशियो बता रहा है। तुम सोचो एक बार कि 1/2 का मतलब कितना होता है? 50% और 1/3 का मतलब कितना होता है? मतलब सम 75%। यदि परसेंटेज में देखा जाए तो अब ये बताओ कि 1/2 ज़्यादा बड़ा है कि 1/3 ज़्यादा बड़ा है? तुम पहले ये बता दो। 1/3 ज़्यादा बड़ा है? हाँ, 1/2 दोनों ज़्यादा बड़ा है, 1/3 छोटा है ना, तो 1/2 वाले को कितना मिल जाएगा? 3 हिस्सा। 1/3 वाले को कितना मिल जाएगा? 2 हिस्सा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसे ही तुमको। और जैसे मान के चलो कि एक अंडा है तो तुमको एक अंडा है तो ये हो गया 1, और इसी अंडा का 2 हिस्सा कर दे तो इसको बोलेंगे 1/2, और इसी अंडे का हम 3 हिस्सा कर दे तो बोलेंगे 1/3, और इसी अंडे का 4 हिस्सा कर दे तो बोलेंगे 1/4, इसी अंडे का 6 हिस्सा कर दे तो 1/6, और इसी अंडे का हम 8 हिस्सा कर दे तो 1/8। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन हुआ? इसके बाद 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो इस हिसाब से समझो कि ये और ये तो हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है, और ये वाला ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर बच्चों लोगों का गलती रहता है। ज़्यादातर बच्चा गलती करता है। यदि यहाँ पर कम से कम 2 लाख बच्चा एग्जाम देगा बिहार बोर्ड में ना, तो ये वाला देख कर ये वाला टिक मार देगा, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा उसका। अब समझ में आ गया क्या करना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है कि निम्नलिखित मदों में से किसी चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता है। यदि किसी भी करंट रेशियो की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता है तो क्या होगा इसमें? तो देखो भाई, इसमें ध्यान नहीं रखने वाला में हमको फर्नीचर इसमें दिख रहा है, क्योंकि फर्नीचर जो है वो फिक्स एसेट्स का रूप है। तो चालू अनुपात की गणना में उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है क्योंकि वो फिक्स एसेट्स का रूप है। 5 नंबर में है घिसावट और टूट फूट के कारण अस्थायी संपत्ति यानी कि डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू द वेयर द टील्स एंड टर्म। तो डेप्रिसिएशन तुम्हारा होगा। डेप्रिसिएशन घिसावट और टूट फूट में डेप्रिसिएशन 11th में पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक हमेशा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ये क्वेश्चन दोबारा घूम के आ गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा वो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। वसीयत को माना जाता है। यदि पूछेगा कि लेजिस्लेसी इज केवल पूछता है तो हम लायबिलिटी को टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वसीयत को मानना चाहिए, तो वसीयत को हमें कैपिटल रिसीट मानना चाहिए। तो तुम मार के आना है एसेट्स, उसके बाद हमसे बतियाना। साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पे होता है। क्या होता है भाई? यदि हम लोग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉर्डिंग एंड द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बिल द रिजल्ट इज गेन ऑफ द एक्सिस पार्टनर होगा या फिर तो या फिर कुछ नहीं, आपका गेन टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर ही होगा। 8 का ए नंबर सही है सबका। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक को क्या कहा जाता है भाई? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस को क्या कहा जाता है? मॉनेटरी रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस को गुडविल कहा जाता है। गुडविल हमारा सही जवाब है। कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड का फार्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता है ग्रोस प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, तो इसलिए बोलिएगा सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। 10 का सी नंबर आंसर सही है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म रियलाइजेशन इज द डेबिटेड विथ।
फॉर्म के समापन पे, फॉर्म के जब समापन होता है यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ जब फॉर्म होता है तो उस समय खाते को डेबिट किया जाता है। बेची जाने वाली सभी संपत्तियों को, फॉर्म के बाह्य दायित्वों को, संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को या किसी भी साझेदार द्वारा दी गई संपत्ति को। ऑल एसेट टू बी रियलाइज। आपका सही जवाब ए नंबर होगा इसका। ऑल एसेट टू बी द रियलाइज्ड होगा आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्तियों का लेखा करना होगा, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, यानी साझेदारी के नहीं बोल रहा है कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्तियों का लेखा करना होता है। गेनिंग टू ओल्ड। एक नंबर रुक जाइए, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, मिस्टेक हो जाएगा फिर बच्चा गलत मार देगा तो भाई अच्छा बात नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा 1 मिनट का हम समय लेंगे, बस 1 मिनट। नंबर कितना है? 11 नंबर है सर। 11 का ए हम लोग का सही था और 12 नंबर का हम लोग का बी नंबर आंसर सही है। गेन टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर हम लोग का सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या होता है सर? तो आहरण पर यदि ड्राइंग पर जो ब्याज होता है तो उसके लिए एक्सपेंस होता है। नहीं फॉर्म के लिए पूछ रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशनल के लिए पूछ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होगा, क्योंकि मान के चलो कोई ब्याज वगैरह लग रहा है तो फॉर्म के लिए फ़ायदा है ना। 14 नंबर क्वेश्चन यदि यहीं पर पूछ देता है कि ऑनर के लिए क्या होगा, तो ऑनर के लिए खर्चा होगा, क्योंकि ड्राइंग पर वो इंटरेस्ट दे रहा है, और यदि फॉर्म के लिए पूछा जाए तो इनकम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। जीवन सदस्यता लाइफ मेंबरशिप फी इज रिसीव्ड बाय द क्लब इज शो इन बैलेंस शीट में दिखाया जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट इसका सही जवाब है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहीं नहीं था, बैलेंस शीट था तो हम बैलेंस शीट पे टिक किए, नहीं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाता और बैलेंस शीट दिखाता तो हम बहुत पे टिक कर देते। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समापन बोल रहा है कि समापन व्यय को वसूली खाते में किस पक्ष में लिखा जाता है? तो इसका सही जवाब डेबिट हो जाएगा जी, डेबिट इसका सही जवाब है। 15 का सी नंबर सही जवाब है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। फॉर ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ओरिजिनम, ठीक ना, ओरिजिनम इज इनकम या एक्सपेंस। किसी भी संस्थान के लिए, अरे ये ऑनरियम है, जैसे अपने सेक्रेटरी वाला को पैसा नहीं दिया जाता है, बताया भी थे उस समय पढ़ा रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एक्सपेंस है, एन एक्सपेंस सही इसका आंसर होगा। 17 नंबर का है कि फॉर्म के विघटन के समय पे संपत्तियों का, इंग्लिश से पढ़ लेते हैं, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट साइड या फिर डेबिट साइड? एसेट्स बोल रहा है ना, एसेट्स को क्रेडिट साइड में करते हैं ना, हाँ एसेट्स को क्रेडिट साइड में करते हैं सर। नहीं, गलत जवाब है, एसेट्स को हम लोग डेबिट साइड में करते हैं। यहाँ पर जो बोल रहा है रिकॉर्डेड ऑफ द एसेट, एसेट्स में डेबिट साइड होगा, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन हर बार एक आई पे करता है, आपको पहले भी बताए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इसका सही होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड, तो ऑल ऑफ दिस में हमारा सही हो जाएगा। ट्रेजरी बिल, कैश एट बैंक और कमर्शियल बिल सब इसमें इन्वॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, थोड़ा सा जूम कर दे क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थॉट, किस कंडीशन में हम लोग क्लोज कर सकते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। एक फॉर्म के विघटन पर पूंजी के खाते को कब बंद कर दिया जाता है? बैंक और कैश अकाउंट के माध्यम से या फिर ड्रॉइंग अकाउंट के माध्यम से? नहीं, बैंक और कैश अकाउंट के माध्यम से सही है, 20 का सी नंबर सही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस भी नॉमिनल है, रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन सब नॉमिनल ही है इसमें।
सेक्रीफाइस रेशियो हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप के टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है उसको। फिर क्वेश्चन नंबर आपका ये है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 20,000 ड्यूरिंग द ईयर ही वाज द इंक्रीज द स्टॉक, 20,000 में यदि स्टॉक इंक्रीज कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 29,000 रुपये हो जाएगा। एंड डिक्रीज इन द डेटर, डेटर का पैसा घट रहा है कितना से, उसका डेटर का पैसा घट रहा है 5,000 रुपये से, तो 24,000 आंसर इसका सही होगा ना। 24,000 रुपये इसका आंसर राइट होगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फॉर्म, देखिए अब यहाँ पर क्रेडिटर का पैसा रहता तो प्लस पॉइंट में आ जाता, लेकिन अब यहाँ पर डेटर का पैसा घट रहा है तो उसको फायदा कितना होगा, 24,000 रुपये ही होगा। 24,000 सही आंसर है। हालांकि इसके ऑब्जेक्टिव में जाइएगा तो शायद 34,000 इसका आंसर होगा, लेकिन 34 गलत होगा, 24 ही सही होगा इसका। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अवकाश ग्रहण करने के समय में पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट मस्ट बी द शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। नहीं, ऑल पार्टनर्स कैसे हो जाएगा, कह रहा है कि अवकाश ग्रहण करने के समय में पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि को वहन, हाँ ठीक है, ऑल पार्टनर सबके खाते में हो जाएगा। 25 का आंसर क्या होगा भाई, इन विच रेशियो द कैश बॉट इन द गुडविल बाय न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द एक्सिस्टिंग पार्टनर इन द विच रेशियो। देखिए हाँ, प्रॉफिट रेशियो होगा इसका। कभी भी आप जो आंसर देखते हैं आप लोग यहाँ पर, उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, 25 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। आप कभी भी जैसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस में 2 चीज़ पर ध्यान देंगे, एक उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर आप देखिए और ध्यान से एक बार क्वेश्चन को समझिए। ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में 1-2 ऑब्जेक्टिव भी गलत हो जाते हैं तो बहुत मायने रखता है। 2 नंबर 4 नंबर भी आपके रिजल्ट को रोक सकता है। इसलिए आप क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए, डीप वाइज पढ़िए और आराम से उसका उत्तर दीजिए, क्योंकि OMR सीट को कवर करने के लिए आपके पास 1 घंटा का टाइम मिलता है। निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरण नहीं किया जाता है, कौन सा ऐसा है जिसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ऑल ऑफ दिस सही जवाब है इसका। बैलेंस शीट और प्रॉफिट, कैश अकाउंट को, रिजर्व फंड को, सबको किसी को नहीं किया जाता है। ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि ML है ना, ML एंड AR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 9-4-3 है ना, और दे हैव टेकन ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 96,000 ए डाइड। ए इसमें से डाइड हो रहा है, ए का हिस्सा कितना है, 3 वाला हिस्सा है, इसमें से डाइड हो रहा है ए क्या हो रहा है, डाइड हो रहा है, और इसका हिस्सा कितना है, 3 वाला है। व्हाट इज द शेयर ऑफ ए JLP, ए के यदि हम लोग JLP निकाले यानी कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी निकाले तो हमारा आंसर क्या होगा सर। तो पहले सबसे पहले इनका रेशियो देख लेते हैं। 9-4 कितने होते हैं, 96,000 रुपये दिया है JLP का। JLP का अमाउंट कितना है, 96,000 रुपया। मल्टीप्लाई करना है हमको किसके साथ, ए के साथ करना है। ए का रेशियो कितना निकल जाएगा, 3 बटा, जोड़ो इसको, 15, 16, श्योर जी 16 हो जाएगा। 16 से यदि कटाओगे तो कितना होगा इसका, 54,000 आंसर आ रहा है। 1 मिनट, 16 से कटाओ तो 16, 16 दूनी 32, 3 48, 6 बार में कट जाएगा, 96 नहीं कट जाएगा। और छेत्री का कितना होगा, 18,000 रुपये होगा। तुम्हारा 54,000 रुपये किस हिसाब से आ रहा था, सही जवाब क्या होगा, 18,000। ए का जो सही जवाब है वो 18,000 रुपये। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर क्या होता है बच्चा, कैपिटल गेन होता है। इसका सही जवाब बोलिए जी, कैपिटल गेन इसका सही आंसर है, कैपिटल गेन ही होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, शेयर बोल दिया तो आपको आराम से पर्सनल अकाउंट पर टिक कर देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि अंडर द प्रोविजनल ऑफ कंपनी एक्ट ए कंपनी कैन बी द इशू ओनली इक्विटी शेयर पे, मतलब कंपनी अपना जो शेयर होगा वो कहाँ पे कर सकता है, तो मेरे हिसाब से तो इक्विटी पर ही करना चाहिए था उसको, कि ए और बी दोनों कर सकता है। सर ए और बी दोनों कर सकता है इसका सही जवाब है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, इक्विटी शेयर भी कर सकती है, ओनली प्रेफरेंस शेयर भी कर सकती है, दोनों कर सकती है। बहुत ये आपका सी नंबर आपका आंसर सही है। इसके बाद कह रहा है कि बैलेंस ऑफ द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर द री इशू इज ट्रांसफर टू।
कहाँ पे इसको क्या करेंगे ट्रांसफर? कैपिटल रिजर्व फंड, जी कैपिटल रिजर्व फंड इसका सही जवाब है। डिवेंचर होल्डर रिसीव, डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, और डिवेंचर होल्डर आर कॉल्ड, डिवेंचर होल्डर हमारे कंपनी के लिए क्रेडिटर कहलाते हैं। ऑनर कौन कह रहा है? क्रेडिटर कहलाते हैं। और कह रहा है कि यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका F के अनुसार अपनाई गई अग्रिम तो ये 12% होता है इसका। कभी भी आपको डिस्कस किया जाए क्वेश्चन में और यहाँ पर F मतलब कि टेबल F का जिक्र कर दिया जाए, इंग्लिश में जाइएगा तो टेबल F लिखा होगा कहीं, है ना, टेबल F शुरू में ही लिखा है, तो आप यहाँ पर 12% पे टिक मार दीजिएगा, उसका नियम है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं और कह रहा है कि अंडर विच सेक्शन कंपनी एक्ट 2013, हाँ 53, बिल्कुल ये पढ़ा हुआ चीज़ है। 35 का बी नंबर आंसर सही हुआ। और डिस्काउंट पे पूछेगा छोटी तो क्या कौन सा? हाँ जी बिल्कुल, डिस्काउंट पर आएगा तो 52। 36 नंबर क्वेश्चन है कि शेयर कैन नॉट बी इशू, शेयर किस पे, हाँ एट डिस्काउंट पर नहीं कर सकता है, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए 52 उसी के लिए ऑप्शन है। और डिवेंचर में भी इशू, डिवेंचर किस पर इशू हो सकता है? ऑल ऑफ दिस, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पे और एट फेस वैल्यू सब पे हो सकता है। 38 क्वेश्चन है कि डिवेंचर कैन बी रिडम आउट ऑफ प्रॉफिट प्रोविजंस, एक मिनट रुक जाइए, प्रोविजंस ही शायद सही होगा, नहीं प्रोविजन सही नहीं है, ऑल ऑफ दिस सही है इसमें, कैपिटल प्रॉफिट प्रोविजन सारा चीज़ सही है इसमें। और 39 पे चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? रिकॉर्डेड फैक्ट है, प्रत्याशित फैक्ट है, एंटी जी रिकॉर्डेड फैक्ट ही इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर, ज़्यादातर जो गैर व्यापारिक संस्थानों में जो लेन देन होता है वो कैश और क्रेडिट दोनों होता है कि केवल कैश होता है? जी केवल कैश होता है। गैर व्यापारिक संस्थानों में, गैर व्यापारिक संस्थान मतलब बोल रहा है कि नॉन ट्रेडिंग जो कंसर्न होता है उसमें ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कैश होता है। आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा तो उसमें कैश और क्रेडिट दोनों होता है। क्या एनपीओ में कभी आपने उधारी पढ़ा है? तब उसमें हमेशा नगदे मिलता है, डोनेशन मिलेगा, नगदे मिलेगा, इंट्रेंस मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगा। चलिए अब चलते हैं 41 पे। 41 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन विल इम्प्रूव द करेंट रेशियो। करेंट रेशियो क्या होगा भाई? पेमेंट ऑफ क्रेडिटर होगा ना, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर ही सही होगा हम लोग का, जी पेमेंट ऑफ क्रेडिटर ही सही होगा। 41 का आंसर सी हमारा सही है, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ, डिवेंचर किसका पार्ट है? लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, यानी कि दीर्घकालीन उधार का है, ये समझ लेना है। ब्रोइंग नहीं बुझाएगा तो ये हिंदी वर्ड यहाँ पर आता है। 43 हम लोगों का है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट आर एल्सो नॉन एज, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट किस पर करता है? ओरिजेंटल पे करता है ना, ओरिजेंटल आप टिक मार दीजिएगा बी नंबर को। इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट इज, यदि हम इशू ऑफ डिवेंचर जो होता है डिस्काउंट पे कर देंगे तो लॉस होगा ना, प्रॉफिट होगा? लॉस ही होगा जी, लॉस ही, कैपिटल लॉस होगा भाई इसका। डिस्काउंट पे जब भी कीजिएगा तो ये कैपिटल लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि डेब्टर टर्न रेशियो बराबर क्या होता है? तो डेब्टर टर्न रेशियो बराबर, तो डेटर डिवाइडेड सेल्स, डेटर डिवाइडेड सेल्स हो जाएगा ना? नहीं होगा, गलत जवाब है। ए नंबर इसका आंसर सही है। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल सही हमारा होगा। इसके बाद हमारा 46 है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अमाउंट इज ए क्रेडिटेड विद, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो कैसा होता है सर? रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स होगा क्या इसमें? ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है। डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है? ऑपरेटिंग की सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी शायद देख लेते हैं इसको, एक मिनट रुक जाइए। जी सॉल्वेंसी सही है इसका। और स्टॉक टर्न रेशियो बराबर क्या होता है? सी नंबर। और स्टॉक टर्न रेशियो बराबर हो जाएगा एवरेज स्टॉक डिवाइडेड सेल्स हो जाएगा। दोनों का ए नंबर ही सही हुआ, याद रहेगा आपको, ठीक है। 49 की ओर हम लोग, चलिए भाई
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैश आउटफ्लो? क्या होगा बच्चा इसका आंसर? रोकड़ प्रवाहित जब होता है, आउटफ्लो स्टेटमेंट होता है, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है क्या, या रीपेमेंट ऑफ लोन होगा इसमें? इशू ऑफ शेयर होगा यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3-4-3, वाई इज रिटायर, जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वाई रिटायर कर रहा है, जेड का और कितना होगा? ए नंबर मार देना, कैसे होगा मालूम चला ना? अरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर कह रहा है कि वाई रिटायर कर रहा है, एक्स वाई जेड है, वाई रिटायर कर रहा है, अब बोल रहा है कि जेड और बाकी लोग हैं जो इक्वल प्रॉफिट लेने वाले हैं, तो एक एक रेशियो में चल जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से हमें पढ़ना पड़ता है। 51 क्या कर रहा है सर? फीचर ऑफ ए कंपनी इज, कंपनी का फीचर ये सभी है। कंपनी कॉमन शेयर भी हो सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। टाइप ऑफ शेयर, शेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अब बोल रहा है कि अंशों के बट्टा यानी कि डिस्काउंट बोल दिया ना कि शेयर कैन नॉट बी द इशू ऑफ डिस्काउंट, तो कहाँ गया उसका? 52 नहीं है क्या इसमें? 50 नहीं 53 है, हाँ प्रीमियम का होता है 52, इसका 53 हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल ऑफ ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन? तो ये आपका आ जाएगा एशियन मेडिकल कॉलेज जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ का ही क्या है हमारा भाग है। यहाँ पर बोल रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर इज नॉट ए इंसेंटियल रिसीव कमीशन, ऑल ऑफ दिस, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल ऑफ दिस सही है इसका। 56 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चा। निम्न में से कहाँ गया? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फ्लोइंग विल नॉट बी द रिकॉर्डेड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? मैनेजर कमीशन सही है जी, जी बिल्कुल मैनेजर कमीशन सही है इसका। 56 का डी नंबर सही है। डेप्ट इक्विटी रेशियो इज, डेप्ट इक्विटी रेशियो कैसा रेशियो होता है? सॉल्वेंसी होता है क्या? जी सर, सॉल्वेंसी रेशियो होता है। और स्टॉक टर्नओवर वाला वो तो एवरेज वाला होता है ना, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड शेयर्स होता है, ठीक है। चलिए 59 पे चलते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है सर? सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट होता है क्या? जी अभी बताएं, ऊपर में आप सेम क्वेश्चन वही चल गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है सर। 60 तक सोल्व हो गया आपका, आगे भी सॉल्व करेंगे, थ्योरिकल अब चलेंगे जी। ऑब्जेक्टिव सर सॉल्व करवा दीजिए कि हम लोग भी अस्थिर हो जाए। द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट्स आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रीटेड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन या फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट शायद। कितना नंबर क्वेश्चन है? 61 है इसका। नहीं, जनरल रिजर्व अकाउंट ही सही होगा, जो हम बोले वही सही होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट इसका सही है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन डिवेंचर आर दोज डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी विच, कह रहा है कि स्वयं और ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिन्हें कंपनी क्या करती है? आवंटित करती है या बाजार में इन्वेस्ट करती है। 62 का आई थिंक सी होगा क्या? जी सर, 62 का आंसर सी ही होगा। 62 का आंसर सी होगा, बाजार से खरीदे गए निवेश के रूप में उसको रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज, पर्सनल अकाउंट होगा, बिल्कुल श्योर है। हाँ पर्सनल अकाउंट ही होगा सर, पर्सनल अकाउंट इज राइट आंसर। ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है, डिवेंचर्स कैन बी द रिडम। ऑल ऑफ दिस के लिए क्या देख लीजिए इसको। जी सर, ऑल ऑफ दिस सही है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ए, प्रीमियम ऑफ डिवेंचर हमारे लिए सर क्या हो सकता है? एसेट्स हो सकता है या रेवेन्यू हो सकता है? या फिर लायबिलिटी हो सकता है? लायबिलिटी सही है इसका जवाब, लायबिलिटी ही सही है, लायबिलिटी सही है बच्चा। अब यहाँ पर देखिए कहाँ गया? प्रीमियम इज ए रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जनरली प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, सही इसका जवाब है।
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड का मेथड होता है सी नंबर, एसेट्स होता है इसका सिंकिंग फंड का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 68 में चलेंगे हम लोग। कह रहा है यहाँ पर ए कंपनी इशू 1000 डिवेंचर ऑफ ए 100 ईच एट द डिस्काउंट ऑफ 12%, 12% प्रीमियम है। स्टैंडर्ड फॉर बोल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर, स्टैंडर्ड इसका इंटरेस्ट कहीं होगा ना, डिवाइडेड होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सही जवाब है, हम जो बोल रहे हैं वही आपका सही जवाब है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब देख रहे हैं यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 12% स्टैंडर्ड है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है आपका। चलिए भाई, ये सब क्वेश्चन एकदम डिट्टो आएगा। जब जिस दिन एग्जाम देने जाओगे सब याद रहेगा तो कहोगे वही सब क्वेश्चन है टोटल। लेजिस्लेसी शुड बी ट्रीटेड एज, लेजिस्लेसी को क्या माना जाता है, लायबिलिटी माना जाता है। आय व्यय खाते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए प्रिपेयर्ड, नॉन प्रॉफिट कहाँ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सी नंबर सही है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शो इन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो कहाँ शो होता है, एसेट साइड। बकाया यदि चंदा होगा तो हमारा एसेट साइड ही शो होगा, एसेट साइड सही है जी सर, एसेट साइड सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इनकम नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा, और यहाँ पर इंटेंस फी सब्सक्रिप्शन किस में चला जाएगा, कैपिटल रिसीव में चला जाएगा सर। चलिए चलिए 74 पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्या, इज नॉट, हाँ इसमें से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन नहीं है, कॉलेज, मारुति सुजुकी, मारुति उद्योग नहीं है सर, बाकी सब है एनपीओ का ही है। ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर सो इन, कह रहा है इसमें कि पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, कहाँ दिखाई जाती है इसमें, रिसिप्ट्स एंड, नहीं बोल रहा है कि ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर वाला दिखाया जाता है इसमें, कहाँ गया, बैलेंस शीट में है, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट नहीं है इसमें। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे रेवेन्यू नेचर को दिखाया जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज, सब्सक्रिप्शन रिसीव किया जाता है तो क्या माना जाता है उसको, कैपिटल। सब्सक्रिप्शन रिसीव रहेगा तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों मानेंगे, तो बहुत का ऑप्शन सही होगा। स्पेशल रहेगा तो केवल कैपिटल मानेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कौन इसमें से नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है अलाभकारी संस्थान है, बिहार एकेडमिक काउंसिल, टाटा स्टील, एयर इंडिया, बिहार एकेडमिक काउंसिल आपका नहीं है इसमें, बाकी सब नहीं है। 78 क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप ड्रॉइंग इज ए डिविडेंड टू, एक साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किसको किया जाता है, ड्रॉइंग अकाउंट को ना। नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किया जाता है, ड्रॉइंग अकाउंट नहीं होगा इसमें। 79 बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज ए कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कहाँ कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग में या फिर क्लोजिंग में, आई थिंक क्लोजिंग में। आई थिंक सर ओपनिंग में, ओपनिंग सही इसका। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप का जो कैलकुलेशन होता है वो ओपनिंग के टाइम पर ही क्लियर हो जाता है उसका। 80 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट द रिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही वाला है, मैनेजर वाला है। और द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप शो करेंट अकाउंट को कहाँ शो किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिटेड में ना या क्रेडिटेड में। ये भी क्वेश्चन घुमाया हुआ क्वेश्चन है ना, आइदर दोनों में शो कर सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। एक क्वेश्चन है हम लोग के पास कि इन द टोटल एसेट्स ए फॉर्म, मतलब 4,05,000 रुपये का है, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी है आपका 55,000 रुपया, और कह रहा है कैपिटल क्या होगा, तो कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो 3.5 लाख वाला आंसर सही होगा, इसमें से घट जाएगा 55,000। एक फॉर्म देखिए यहाँ पर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इज ए फॉर्म, एक फॉर्म में मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 50 हो सकता है। 11th को आज ही कराएं। पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है।
पिछले 3 वर्षों को देखो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन है, उधर ढक गए, इधर से देख लो। पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर ख्याति का मूल्यांकन होगा यदि 3 वर्षों के लाभ मतलब 4,000, 5,000 एवं 6,000 थे, तो इन तीनों को जोड़ो और जोड़ के थोड़ा वो नंबर ऑफ से डिवाइड कर दो, तो जोड़ो ना ऐसे ही 15,000 रुपये होगा। आप 15,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आपका आंसर सही होगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग। वाह, उठा दिया 11th वाला क्वेश्चन भाई, सोल ट्रेडिंग वाला उठाया क्वेश्चन। कह रहा है एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, व्यवसाय बेचने पर या हाँ क्लोजिंग द फॉर्म का टाइम पे। 86 का बिल्कुल सही जवाब है, क्लोजिंग द फॉर्म का समय सही है। अब बोल रहा है कि खाली स्थान मतलब गुडविल ऑफ डैश नेचर हैज द हाई लेवल। हाई लेवल में डॉग वाला होता है ना, श्योर है ना जी, डॉग वाला सही है आपका। श्योर रहते हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि गलती ना हो, इसलिए कि एक भी मिस्टेक हो गया गलती से बताने में, मालूम चलेगा कि बच्चा वही याद करके चल गया है तो दिक्कत होगा। यहाँ पर जो भी आंसर बताया जाता है बहुत सोच समझ के आंसर को जांच करके ही हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। डॉग वाला में हाई लेवल रहता है इसका रिस्क, हाई लेवल गुडविल रहता है। देखिए नेक्स्ट 88 क्वेश्चन देखिए, फॉर्म हैज अर्न एक्सपेंशनली हाई प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टल विद नॉट द renewal in such as the case of the profit from this contract will not be the included. Calculation of goodwill, calculation of goodwill 88 सर 88 ये बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम लोग का सही जवाब है। चलिए अब चलते हैं इधर हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट वन ऑफ द हाफ ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट एंड लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल का हुआ प्रॉफिट दिया हुआ है और ख्याति की राशि का गणना करना है, बताना है ख्याति कितना होगा। 5 साल का प्रॉफिट है क्या, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, पाँचों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद फिर उसको आधा कर दीजिए और आधा करने के बाद परचेज ऑफ ईयर 3 के साथ गुना कर दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 12,000 रुपया। करेंगे क्या आप लोग, जोड़ेंगे क्या इसको, 20 जोड़िए, 20,000 18,000 कितना हुआ 38 और 9,000 47 और 2,000 49 और 5,000 49 और 5,000 54,000 नो 54 को 5 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 55 रहा था सबसे बढ़िया रहता, कितना आएगा बच्चा 10,500 800 5 से किए तो एक बार में चला गया, ये नहीं कटा तो 0 5 8 40 जी बिल्कुल सही है। 10,800 रुपया और 10,800 में आपको आधा कर देना है तो कितना निकल जाएगा 5,400 और 5,400 को 3 से गुना करना होगा ना, इसको पहले 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 16 8 तरीके 24, हाँ 32,400 और 32,400 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16,200। इसमें तो कोई आंसर मैच है क्या, नन ऑफ दीज का ऑप्शन है बउआ, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है इसका, तो हम किसको टिक करेंगे नन ऑफ दीज को। ए नंबर गलत आंसर दिया है, इसमें सही आंसर है आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि हम लोग का आंसर आ रहा है 16,200। आप आराम से जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, गुना भागा करके देख लीजिए। ऐसे मान लीजिए कि नहीं आ रहा है तो पहले डेट 3 से गुने कर दीजिए, फिर आधा करके देख लीजिए, फिर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि नन ऑफ दीज आपका सही है। देखिए क्वेश्चन है द कैप्चर ऑफ डैश नेचर ऑफ गुडविल इज लो। सबसे लो कौन सा होता है, रैबिट का, बिल्कुल सही जवाब है रैबिट, इसका रैबिट इज राइट आंसर। कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए कंपनी इशू पेड शेयर टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस द जर्नल एंट्री। हाँ गुडविल अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल, बिल्कुल सही जवाब है, सही है, देख लिए सही है। 92 का छोटा कर देते हैं इसको। When a company issue share at a premium, amount of premium may be the received at the company। कौन सा सही जवाब होगा,
along with any other, इनमें से सभी, जी बिल्कुल सही है, along with other होगा इसमें। चलो भाई, अब कह रहा है इसमें कि एन इशू ऑफ शेयर्स विच इज नॉट ए पब्लिक इशू बट ऑफर्ड ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ ए पर्सन, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर, क्योंकि उसी में पर्सनल लोगों का चयन किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है हम लोग का। थोड़ा देख ले क्या इसका, जी सर 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 सही जवाब है, प्राइवेट ही है इसमें। और शेयर एप्लीकेशन वाला पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि इसमें शेयर वर्ड आ गया है तो पर्सनल अकाउंट ही होगा। बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन है 95 है कि ए न्यू कंपनी कैन नॉट बी इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट सही जवाब होगा इसका। हाँ, एट डिस्काउंट सही जवाब है बच्चा, एट डिस्काउंट आपका सही जवाब है। एट डिस्काउंट पे कोई भी नया कंपनी प्रीमियम जारी नहीं करता है, याद रखिएगा। प्रीमियम में तो फायदा हो जाएगा ना, डिस्काउंट में उसको कम दाम पे बेचेगा तो दिवालिया हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है आपका, कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी द अप्लाई, तो पेइंग डिविडेंड टू द मेंबर में अप्लाई नहीं करेगा, ए इसका सही है। इसके बाद आपका आ जाएगा द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन द डिवेंचर इज शो इन द बैलेंस शीट, तो आपका एसेट साइड आपका सही है। और फिर आपका देख लीजिए भाई, और ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, आंसर भी आप मिला लीजिए सब इसका। चलिए 89 का देख लीजिए, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शो इन द बैलेंस शीट अंडर हेड, किस हेड के तहत हम लोग नहीं करेंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा सही जवाब है। और यहाँ पर 90 में आपका है, यहाँ पर 90 क्या है सर, कि प्रीमियम इज इशू ऑफ डिवेंचर इज डैश ए 4 फीचर, तो कैपिटल गेन होगा हमारा। ऋण पत्र पे जो ब्याज होता है वो कितना % होता है, फिक्स रेट होता है, क्योंकि डिवेंचर कभी भी लेते हैं तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स रेट पे किया जाता है। तो क्या आपका ये सही जवाब हो गया? क्या आपने 100 ऑब्जेक्टिव में कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखे सर। अब हम लोग थ्योरिकल क्वेश्चन पे मूव करेंगे।